नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा अनुभव जो आपको लगता है कि हम तक ज़रूर लाना चाहिए, तो प्लीज़ कोई भी इस बारे में सोचिए मत, निसंकोच आप मुझे मैसेज करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए। उसके बाद देखते हैं कहानी अपलोड होती है या ड्रॉप हो जाती है। मैं हर बात को एकदम क्लियरली बता के चलता हूँ। जो मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ, ये एक ऐसे फेमस, एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी की है कि अगर वो अपनी अनुमति देते तो मैं उनका नाम यहाँ से बताना चाहता था। तो इससे पता क्या होता है कि बाकी लोगों के मन में भी विश्वास जागेगा कि हाँ भाई, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, इनको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। इंस्टा पे ना जाने कितने मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, टीवी पर और मूवीज़ में, और पता नहीं कहाँ कहाँ हम इन्हें देख चुके हैं। ये इस तरह की शख्सियत है, इस तरह की सेलिब्रिटी है कि जिनके साथ लोग भाग भाग कर आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया ये सारी बातें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी लाई जाए। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और हाँ, मुझे ना आप मैसेज में उनका नाम मत पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ हमसे वादा लिया है, तो हम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी वही फरमाइश है, या गुजारिश आप सभी से, जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, और हाँ, जो कहना चाहते हो वो भी बताइएगा। आज की कहानी बेंगलोर से है, भेजने वाले हैं राधिका। और हाँ, मैंने नाम बदल दिया है, वरना आप पता लगा लोगे सर्च करके कि किसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ। और ये अपने घर में सबसे छोटी बिटिया हैं और इनके बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है। एक बड़ी दीदी है जिनके विषय में अभी घर में चर्चा चल रही है। हाँ, शादी के लिए मतलब लड़का देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ये जो सबसे छोटी हैं, ये जिम्मेदारियों से दूर है, घर में सबकी लाडली हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा बड़ा करना चाहती हैं जिसकी अनुमति घर में सिर्फ और सिर्फ डैडी दे रहे हैं। मॉडलिंग ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अजीब सी, भयानक सी यादें हैं। ऐसे अजीब अजीब किस्से, कहानियां हैं कि आदमी डर जाता है इस लाइन में जाने से। और हाँ, घर वाले आसानी से अपने घर के किसी भी सदस्य को, स्पेशली लड़की को, मॉडलिंग की तरफ नहीं जाने देना चाहते। इसके पीछे बहुत सारी आपने बातें सुनी हैं कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ, बदतमीज़ी हुई या और भी कुछ गलत हुआ। इस वजह से घर वाले चाहते हैं कि कोई एक ऐसी आप जॉब प्रोफाइल देखें जो कि हर किसी की लाइफ में बताने और समझने लायक हो, क्योंकि मॉडलिंग को हर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे राधिका जी ने भेजे हैं। राधिका जो है अपने कॉलेज में एक होनहार स्टूडेंट है, लेकिन इतनी भी बेहतरीन नहीं कि भाई जैसे होते हैं ना क्लास के टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ है, फोटोग्राफी हर किसी के बस की बात नहीं है, और फोटोजेनिक भी होना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आपके चेहरे पर, आपके फीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो कितनी अच्छी आती है। मैं शायद बात को सही से समझा पाऊँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब उनकी फ़ोटो क्लिक होती है, वो भी एक अच्छे फोटोग्राफर के थ्रू, तो उनकी फ़ोटो कमाल मचा देती है, बहुत बेहतरीन। ये मानिए कि दुनिया भर के लाइक्स आ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर नहीं पता तो मैं एक के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली में प्रीत विहार में एक घर में काम करने वाली महिला, थोड़ा कहानी से हटकर आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस प्रोफेशन में हो और आप सोचते हो कि हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो नितिन कैसे आएगा, तो ऐसे भी आ जाता है। जो कि घर घर जाकर बर्तन वगैरह करती थी, ठीक है। इनके ही घर पर एक इनका रिलेटिव आता है जो कि फोटोग्राफर है। उसने इनके चेहरे को देखकर कहा कि बहना, मैं सिर्फ तुम्हारी 2 फोटो खींचना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं उसके बदले में आपको जो इस घर से महीने का मिलता है, मैं आपको 1 फ़ोटो का दूंगा। उसने कहा, लेकिन भैया मेरी इतनी अच्छी शक्ल थोड़ी ना है। उसने कहा, वो सब आप बात छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको, मतलब उन्होंने कुछ अखबार लगाए दीवार पे और एक सेटअप सा तैयार करा। उनकी एक
हम यहाँ पर उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं ब्लैक एंड वाइट बोलूँगा। उनकी 2 ब्लैक एंड वाइट तरीके की फ़ोटो क्लिक करी और उसमें उनके चेहरे को, मतलब यहाँ तक चेहरे को कभी इस एंगल से कभी इस एंगल से, बस 2 ही फ़ोटो खींची थी। उसके उन्हें पैसे भी मिले और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो विदेशों में कंपटीशन होता है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया था इन भाई साहब ने इन 2 फ़ोटो से। और उसके बाद इन्हें फ़ोटोशूट के लिए बहुत लोगों ने अप्रोच किया, बड़े बड़े ब्रांड्स इन तक पहुंचने लग गए थे। और हाँ, वो जो है ना, जो मेड थी वो अपने अब उस काम को तो सेक्रीफाइस कर चुकी हैं। भैया अगर मॉडल हैं तो वो घर घर जाके बर्तन वगैरह तो करेंगी नहीं, धीरे धीरे सोशली एक्टिव हो रही हैं और वो धीरे धीरे इस तरफ रुख कर चुकी हैं। ये बात तकरीबन 3 साल पुरानी है, तो शायद आपकी नज़र में ये बात आ चुकी होगी कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और उन्हें भी काफ़ी सम्मान मिला कि आपने एक अनप्रोफेशनल इंसान को, जो कि मॉडल है ही नहीं, उसे इस तरह से प्रस्तुत कर दिया, उसे इस तरह से दिखा दिया कि जैसे ना जाने कितनी बड़ी टॉप मॉडल रही होंगी ये। खैर, कहानी पर वापस लौटता हूँ कि ये अपने घर में पिता की लाडली हैं और पिता को बता चुकी हैं कि मुझे मॉडलिंग की फील्ड में अपना नाम रोशन करना है। और पापा कई बार कहते हैं कि भैया देख, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं और तू तो हम दोनों बाप बेटी नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तो मैं तो तेरी बात मानता हूँ और जानता हूँ कि तू जिस भी क्षेत्र में अपनी मेहनत दिखाएगी उसमें तुझे कामयाबी मिलेगी, ऐसा तो पंडित जी भी बता चुके हैं। लेकिन देख, तेरी मम्मी को मैं तो मना नहीं सकता, लेकिन हाँ, राधा रानी मना सकती हैं। इनके घर में राधा कृष्ण की बहुत 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 ज़्यादा पूजा पाठ होती है, उनको मानते हैं। और ये लोग उनमें से हैं जो कि हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं। और उसी की वजह से ये आज सक्षम है जिस जगह ये रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी नाम है इस परिवार का, इनके पास धन दौलत शोहरत की किसी तरह की कोई कमी है नहीं। घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, बंगला आलीशान है। और ये गुड़िया कई बार कोशिश कर चुकी है लेकिन मम्मी को मना नहीं पा रही। तो अब ये अर्जी कहाँ लगा रही है? ये आई थी निधिवन, और निधिवन आने के बाद इन्होंने राधा रानी और कन्हैया से अर्जी लगाई कि भाई अगर मैं इस तरफ रुख कर लूं और मेरे पर मेरे माता पिता का हाथ हो तो राधा रानी मैं कुछ बड़ा कर सकती हूं, कुछ चमत्कार हो सकता है, कुछ कमाल हो सकता है। आप मुझ पर कृपा करो और मेरी मम्मी को भी ना राज़ी कर दो आप। सच्ची में मैं तकरीबन 2 साल से समझा रही हूँ, लेकिन मम्मी हर बार बोलती हैं कि ये लाइन ठीक नहीं है, यहाँ अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है, ना जाने लोग हर तरफ से उल्टा सीधा ही बोलते हैं उस मॉडल के बारे में। भाई हमारे गली में भी एक लड़की है, वो मॉडलिंग में है, प्रोफेशन उसका यही है, और उसके बारे में लोग 100 बातें करते हैं। तो राधा रानी आप मम्मा को किसी तरह से मना लो तो मैं ना बहुत बढ़िया सी पोशाक बनाकर आप दोनों के लिए लाऊंगी। हर किसी का अपना अपना ईश्वर को प्यार दिखाने का तरीका होता है। ये एक अच्छे से कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े बना के राधा रानी और कन्हैया के लिए लाना चाहती है। अब ये जब इस तरह से कुछ बोल रही थी ना, मैया रानी पीछे ही खड़ी थी, माता रानी नहीं, इनकी जो पर्सनल सगी वाली मम्मी है वो पीछे खड़ी थी। वो एकदम से भावुक हो गई कि ये एक काम करती हूँ, इसे मौका दे ही देती हूँ। अब वो धीरे से क्या बोलती हैं मम्मी जी पीछे खड़ी हुई कि जा, जब तूने अर्जी यहाँ लगा दी तो मेरी तरफ से भी तेरे को हाँ है। वो एकदम पलटी और आंखों में आंसू आ गए कि मम्मी आपने सुन लिया? हाँ तो सुन लिया तो ठीक है ना, मैं तेरे को मौका देती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर अगर तू कुछ बनती है, लगता है कि प्रगति हो रही है, तो ही तू इस क्षेत्र में आगे जाएगी और हम तेरे को बेंगलोर से दूर नहीं जाने देंगे। बोल हाँ। उसने कहा लेकिन भाई अगर कोई मॉडलिंग का कोई शूट आता है या कहीं कोई इवेंट होता है तो मॉडल्स को जाना पड़ता है। तो माँ ने कहा कि अभी तू बनी नहीं है, ठीक है, तू बनने से पहले ही इधर जा रही है उधर जा रही है, कहाँ जा रही है, चुपचाप घर चल, कोई मॉडल नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बेंगलोर में देखती हूँ, अगर बेंगलोर में ही होगा तो करने दोगे? हाँ चल ठीक है। अब पापा को बताई, पापा ने कहा भाई बल्ले बल्ले, आज तो मज़ा आ गया, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा कमाल हुआ। अब देखिए जो माँ है ना, ये जब भी अपनी बिटिया को बहुत सुंदर सा देखती हैं तो हर किसी के घर में देखो इस तरह का होता होगा, हमारे भी होता है। और इनके जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा कॉमन है, हमारे भी होती है ये चीज़। जब मैया देखती है ना कि मेरी गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है तो एक हल्का सा यहाँ से टीका लेके उसके लगा देती है, जिससे उसे नज़र ना लगे, बुरी नज़र से बचे। तो यहाँ पर अब इसने अपने कॉन्टैक्ट से, अपने काफ़ी सारे मित्रों से पूछकर मॉडलिंग के इस दुनिया में अपने कदम जमाने के लिए पहला कदम रख दिया।
कि सबसे पहले आपका फ़ोटो शूट होना है। इन्हीं का एक दोस्त है, फोटोग्राफर अच्छा है, उसने कोशिश करी और इनको काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करना कैसे होता है वो सब सिखाया, बताया और इन्होंने कुछ 10-12 फ़ोटो अपनी उनसे क्लिक करवाई। मैंने बताया ना, फोटोग्राफर वो बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, इस वजह से उसे पता है किस तरह से फ़ोटोज़ क्लिक करी जाती हैं। उसने क्लिक करी और आगे अपने क्लाइंट तक पहुंचाई और उन्हें पसंद आई। हाँ, इनके पास सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक काम आ गया जिसकी वजह से इन्हें कुछ पैसे मिले। वो एक ब्राइडल लहंगा था जिसका इन्हें सबसे पहले एक ऑर्डर मिला कि आपको शूट करना है और ये ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स होती हैं, उस पर हम डिस्प्ले करेंगे। ये बहुत खुश हुई है क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है और इसके हाथ में उन्होंने चेक दिया। ये घर आई, अपने मम्मी पापा के सामने रखा और कहा कि मेरी मेहनत की पहली कमाई। पापा हंसने लगे कि भाई अब तो इसी की कमाई से घर चलेगा। भाई मज़ा आ गया, हमारे शेर ने कदम रख दिया है, अब सारे जंगल में हमारा शेर दौड़ेगा। अब वो बहुत खुश है। माँ ने कहा कि भाई तू इतना बढ़िया भी नहीं दिखती है कि तेरे को 1 हफ्ते में काम मिल गया, तेरे को ब्राइडल मेकअप वो करेंगे, मतलब हम खर्चा करेंगे, मतलब तेरे चेहरे पे जितना भी मेकअप होगा वो हम करेंगे और वो क्या हमें पहले लहंगा खरीदना पड़ेगा। अब वो हंस रही है कि अरे नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस वहाँ पर जाऊँगी, वो ही लगाएंगे मेरे चेहरे पर जो भी मेकअप होगा, वो ही फ़ोटो क्लिक करेंगे, वो ही लहंगा देंगे। और हाँ, इसके उन्होंने पैसे दिए हैं। माँ ने अपने हस्बैंड से कहा कि ये कैसा बेवकूफ़ों वाला काम हुआ भाई, हैं? अरे हमारी बिटिया की जगह वो किसी को भी भाई लहंगा अच्छा है तो बनाए, पहनाए और फ़ोटो क्लिक करके लगा दे जहाँ लगानी है। हमारी बिटिया क्यों? तो पिता ने कहा हमारी बिटिया सुंदर है ना, इस वजह से उसका लहंगा भी बिक जाएगा। अब ये तीनों हंस रहे हैं। भैया आते हैं, भैया कहते हैं कि भाई देख ले, तेरे को काम ठीक लग रहा है और अगर कोई परेशानी नहीं है तो कर, दुनिया करती है, इसमें कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। भाभी ने कहा कि एक बात मैं बता दूँ, वहाँ पर नज़र बहुत लगती है, यहाँ से सुंदर होकर तो बिल्कुल मत जाइयो, और जब तू वहाँ सुंदर हो चुकेगी ना तब भी नज़र लग सकती है। अब माँ को हो गई घबराहट, मेरी बिटिया सुंदर लगेगी ये तो मुझे पता है क्योंकि सुंदर है, लेकिन अगर नज़र लगेगी तो इसकी तबीयत बिगड़ेगी। नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। लेकिन क्यों? अरे मैं तेरे साथ चलूँगी। ठीक है। अब ये माँ के साथ वहाँ पहुँची। जब ये तैयार होकर आई तो माँ की आंखों में आंसू आए और उन्हें याद आया वो समय जो कि आने वाला है कुछ साल बाद, यानी कि जब ये दुल्हन बन के अपने नए घर जाएगी। माँ ने अपनी आंखों से काजल निकाला और उसके थोड़ी के पास यहाँ हल्का सा लगा दिया। ये चीज़ क्लाइंट ने भी देख ली, ठीक है, और उसने कहा इशारे से कि आप इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि किसी भी फ़ोटो में क्लाइंट ने ये कह दिया कि इसके बिना नहीं आनी चाहिए, चाहे लहंगा आए ना आए, लेकिन ये जो तिल लगाया है माँ ने, ये ज़रूर आना चाहिए हर फोटो में। ब्राइडल मेकअप है, ये माँ के आशीर्वाद के साथ है, कोई बात नहीं। यहाँ से इसकी तरक्की शुरू होती है और ये टीका लगना बंद नहीं होता। आप यकीन नहीं करोगे, तकरीबन 3 साल तक लगातार माँ ने इसका साथ दिया, ठीक है, और वो इसके साथ जाती थी, राधा रानी का नाम लेती थी और ठोड़ी पे एक तिल लगा देती थी। अब यहाँ जब ये पॉपुलर हो चुकी है, इनके पास काम बाहर से भी आने लगा, बेंगलोर से बाहर जाने के लिए, तो माँ ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि बिटिया तू जा, लेकिन एक वादा कर कि कभी भी बिना इस तिल के, बिना इस राधा रानी के आशीर्वाद के तू स्टेज पर नहीं आएगी। ठीक है। अपने माँ से वादा किया और इसने ऐसा ही करा। एक दिल्ली में शूट था जहाँ पर इन्हें परफॉर्म करना था। ये स्टेज पे आने से पहले जब प्रॉपर अच्छे से तैयार हो गई और ये अच्छे मॉडल्स में अब इनकी गिनती शुरू हो गई थी। ये स्टेज शो भी कर रही थी, ठीक है, और इवेंट बड़े बड़े टीवी पे ऐड वगैरह, बस सब कुछ चल रहा था, बेहतरीन था, एक बड़ा नाम बन चुकी थी। जैसे ही स्टेज पर आने वाली थी उससे पहले इन्होंने टीका लगाया वो, और जब स्टेज पे आई तो हर किसी ने तारीफ़ करी, इनकी ड्रेस की, इनकी खूबसूरती की, इनके इस तिल की, सभी ने तारीफ़ करी। अब ये वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे विश्वास और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये कहीं भी होती हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे हो या कनाडा हो, कहीं भी हो, पूरे साल में एक भी महीना ऐसा नहीं गया जिसमें इन्होंने निधि वन आकर दर्शन ना करे हों। और हर बार जब भी आती है राधा रानी के लिए और कन्हैया के लिए एक प्यारी सी पोशाक लेकर आती है। बड़ी अजीब लगेगी आपको ये बात सुनकर कि वो अपने हाथों से बना कर लाती हैं। ये ईश्वर के प्रति ना हम सबकी आस्था है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और कैसे वो दिखाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर किसी का प्यार करने का एक तरीका अलग होता है अपने ईश्वर के लिए। अब होता क्या है, जहां पर वक्त बदला और ये कहानी हम तक आई। शूट है इस बार बॉम्बे में।
ठीक है। ये अपने घर होती हैं, वहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि अगला जो रैंप शो है वो मुंबई में है। ठीक है जी, ये मुंबई पहुँचती है और अब मैं ठीक उसी दिन लेकर आता हूँ आपको। बीच में तो बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उसी दिन की बात करूँगा जिस दिन ये चमत्कार हुआ। रैंप शो पर बहुत बड़े बड़े कलाकार, जिन्हें हम बॉलीवुड के बहुत दिग्गज लोग बोलते हैं, उस तरह के लोग भी वहाँ पर शामिल थे। ये शो स्टॉपर रहीं, ठीक है। मतलब शो स्टॉपर जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ये वो होता है जो कि सबसे एंड में आएगा प्रस्तुत करने के लिए, और जिसे ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो शो कराया है, ठीक है। अब मैं एंड में सभी को थैंक यू करने के लिए जब लास्ट में स्टेज पर आऊँगा तो मेरे साथ कोई भी एक या दो बड़े मॉडल्स जो होंगे उन्हें शो स्टॉपर कहा जाता है। उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उनको पेमेंट भी ज़्यादा किया जाता है और वो काफ़ी बेहतरीन नामचीन होते हैं, ठीक है। ये शो स्टॉपर थी वहाँ पर, और जब ये स्टेज पर आने वाली थी उस वक्त इसने अपने चेहरे पर, वैसे जब पूरा मेकअप हो गया तो इसने वो टीका लगाया। तो जो इसका मेकअप कर रहा था उसने कहा कि आप ये मत लगाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा ठीक है, फिर आप मेरी फ़्लाइट करवा दीजिए, मैं अभी वापस जाऊंगी। मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये मेरे माँ का आशीर्वाद है, राधा रानी और कन्हैया की तरफ से मैं एक आशीर्वाद लेकर चलती हूँ, मैं इसके बिना तो स्टेज पर नहीं जाऊँगी और जाती भी नहीं हूँ। नहीं, इसके साथ तो शायद 1 मिनट में बात करके आता हूँ। उसने बड़े बड़े लोग जो वहाँ आए होते, क्लाइंट जो थे, जो कि करा रहा था शो, उससे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि आप ये ना करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप शो स्टॉपर हो। उसने कहा कुछ भी है लेकिन मैं इसके बिना स्टेज पर नहीं आऊँगी। अब वो काफ़ी बड़ी मॉडल है, इसके नाम के तो यहाँ पे पर्चे छप गए थे कि वो आ रही है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ है। अब अगर ये ही नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है कि आपने बेईमानी करी, किसी का भी नाम लगा दिया कि वो यहाँ पर आने वाला है और आप किसी और को ला रहे हो, यानी वो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, आप ये लगाइए लेकिन जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। उसने कहा ठीक है, ये बात मैं मान सकती हूँ। उसने छोटा टीका लगाया, जय श्री राधे कृष्णा बोला और स्टेज पर आ गई। भाई इसके आते के साथ ही वही तहलका, वही आवाज़ें, वही तालियां, वही कैमरे से फ़ोटो खींचनी, और पब्लिक ऐसी दीवानी हो जाती थी इनके स्टेज पर आते ही कि बस क्या ही बताओ। अब जब ये पहला दूसरा राउंड लगाकर वहाँ से चली गई, उसके बाद एंड में जब शो स्टॉपर के साथ उसको आना था, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसने ये करवाया था इवेंट, ठीक है, फैशन शो जिसने करवाया था, अब उनके साथ इन्हें आना था। लेकिन उसने ये कहा कि अब आप मेरे साथ जब आएंगे तो ये आप हटा दीजिए यहाँ पर ये जो आपने लगा रखा है। उसने कहा मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इसके बिना स्टेज पर नहीं आती हूँ। ये आप आज की सदी में जी रहे हो, ये क्या ज़रूरी है? ये तो एक तरह का टोटके हैं। उसने कहा जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं इसके बिना नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी ज़िद है, हो सकता है कि हम अगली बार से आपको इनवाइट ना करें। उसने कहा बिल्कुल मत करिए, मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं आपके इस इवेंट के लिए अपने राधे कृष्णा को भूल जाऊं, तो ऐसा होना है नहीं। उन्होंने कहा आप एक तरह की ज़िद कर रहे हो। उसने कहा जैसा मर्जी आप समझ लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी इसके बिना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, आपके इस जॉब के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपको आगे काम नहीं मिले। उसने कहा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, काम मिले ना मिले तो मैं अपने राधे कृष्ण को कैसे भूल जाऊंगी, उनकी वजह से ही मुझे यहाँ तक का मौका मिला है आने का। खैर, अभी इन दोनों की बात हो रही थी, तभी अनाउंस होता है कि अब शो स्टॉपर के साथ आपको आना है। अब ये सभी लोग जब चल रहे थे तो किसी ने, मतलब वहाँ पर इनसे बड़ी उम्र में जो है वो इस फैशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े नामों में है, इनसे तकरीबन 12, 15, 20 साल बड़ी, उन्होंने इस तरह से इन्हें प्यार करा कि बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन जब उसने इस तरह से छुआ तो वो टीका हट गया। जैसे ही ये टीका हटा है और ये स्टेज पर चढ़ने ही वाली थी, तभी इनकी एक खास दोस्त थी, मॉडल है वो भी है, उसने ये कहा कि वो जो तू लगाती है ना राधे कृष्ण की निशानी जैसा तू बोलती है वो नहीं है। अब इसने कहा कि हट गया क्या? उसने कहा हाँ, क्यों लगाया था तूने? अब 2 जने स्टेज पर चढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले तो वो भाई साहब जो कि करा रहे थे और दूसरा मॉडल जो कि शो स्टॉपर में इनके साथ ही है। इसने 1 मिनट रुक जाओ प्लीज़, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं 1 मिनट में आ रही हूँ तो वो लोग भी दोनों रुक गए। अब ये वहाँ गई है, इसने ढूंढा, काजल इसे बड़ी मुश्किलात के साथ मिला, जैसे ही मिला उससे थोड़ा सा लिया और जैसे ही इसने लगाया राधे कृष्णा बोलकर, आवाज़ आई, शोर मचा, भगदड़ सी मच गई एकदम बाहर। अब ये एकदम से हक्की बक्की हो गई, परेशान, एक बाहर गई, देखती क्या है कि ऊपर की वो जो लाइट्स वगैरह हैं, जो कि बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी,
वो सब स्टेज पर गिरी पड़ी हैं और चारों तरफ कांच कांच फैला हुआ है। काफ़ी मॉडल्स जो वहाँ थे उन सबको बुलाया गया, जो शो स्टॉपर था दूसरा वाला भी, ठीक है, वो भी आया, और जो ये शो करा रहे थे वो भी इनके पास आए। ये स्टेज पर चढ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत घबराई हुई, डरी हुई, सारी जगह को देख रही हैं, किसी के कोई चोट नहीं आई, सब कुछ एकदम ठीक रहा। अब वो जो मदद करने वाले सभी लोग थे सब साफ़ कर रहे हैं वहाँ पर। ये जो फंक्शन करा रहे थे, जो इवेंट करा रहे थे, इनके आगे आकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने ये सब बोला कि आज के ज़माने में भी तुम राधे कृष्णा कर रहे हो, आज के ज़माने में भी तुम ईश्वर की ज़्यादा भक्ति कर रहे हो, आज के ज़माने में तुम ये सब काला टीका लगा कर आ रहे हो। तो उसने कहा मैं समझी नहीं, अगर तू ये करने के लिए नहीं जाती और हम नहीं रुकते तो हम तीनों इस लाइट के नीचे होते। तुम्हारे गॉड ने, तुम्हारे भगवान ने हम तीनों को बचा लिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं और आगे आने वाले 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो मैंने बहुत कुछ कह दिया था कि तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा या तुम्हारे को काम नहीं मिलेगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हारे से प्रॉमिस करता हूं कि मैं लगातार 2 साल वो जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा साइन होना है तुम्हारे साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं। जय श्री राधे कृष्णा, ऐसे ही बोलते हो ना तुम। अब इसने अपनी आंखों से आंसू पोंछा और राधे राधे बोलकर वहां से चली गई। उसके बाद से आज तक इनके टीका हटा नहीं है। वो अलग बात है कि आप इनकी फ़ोटो जब देखते हैं तो उसमें वो फोटोग्राफी से थोड़ा सा हल्का कर देते होंगे, लेकिन वास्तव में ओरिजिनली जब भी ये स्टेज पर आई हैं या फ़ोटो शूट के लिए आई हैं, टीका वहीं रहा है। बोलो राधे राधे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राधे कृष्णा, आपका नाम, आपकी जगह, और मेरे लिए कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानी ऊपर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं बहुत अलग मैटर है, उस तक मैं नहीं जाता, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।